ये जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारे हिंदी परीक्षा इसके यूट्यूब चैनल के एक फैमिली मेंबर ने ही कहा है कि सर कुछ इम्पोर्टेंट और वीडियो अपलोड करिए जो कि कल हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग प्रश्न लेकर आए हैं, द्विवेदी युगीन खड़ी बोली की कविता की प्रवृत्तियों का परिचय दीजिए। और ये जो प्रश्न है ये MHD 6 का है। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न का भूमिका देखेंगे। ठीक है, अगर कल आप लोगों के एग्जाम में ये प्रश्न आ जाता है तो आप लोग इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं कि हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग का जो समय है लगभग 1900 से 1918 ईस्वी तक मानी जाती है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है ये। यह वो समय था जब कविता की भाषा में एक बड़ा बदलाव आया और इससे पहले ब्रजभाषा का बोलबाला था। खड़ी बोली से पहले कविताओं में जो ब्रजभाषा था उसी का बोलबाला था, लेकिन द्विवेदी युग ने खड़ी बोली को कविता की मुख्य भाषा के रूप में भी स्थापित कर दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी के मार्गदर्शन में कई कवियों ने खड़ी बोली में रचनाएं की और इसे एक नई पहचान भी दी। इस युग की कविताओं में केवल भाषा ही नहीं बदली बल्कि उनके विषय और लिखने का तरीका भी नया हो गया। आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो द्विवेदी युगीन खड़ी बोली की कविता की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं वो कुछ खास बातें इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि द्विवेदी युग की कविताओं की कुछ खास बातें जो हैं वो हम लोग निम्नलिखित देखेंगे। पहला नंबर बिंदु में हम लोग लिखेंगे खड़ी बोली का विकास हुआ। मतलब यहाँ पर कहा गया है कि इस युग की सबसे बड़ी देन यह थी कि खड़ी बोली कविता की भाषा बन गई। जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है कि द्विवेदी युगीन खड़ी बोली कविता की प्रवृत्तियों का परिचय दीजिए, तो हमारा पहली प्रवृत्ति ये बनती है कि जो खड़ी बोली थी उसी का विकास हुआ और निश्चित तौर पर ये विकास हुआ है। तो मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय जिसे हरिओंद भी कहा जाता है, तो इन जैसे कवियों ने इसमें शानदार रचनाएं की है। हरिओंद का जो ग्रंथ है वो है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो है वो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा या फिर हरिओंद द्वारा रचित महाकाव्य है प्रिय प्रवास, जो कि खड़ी बोली में ही लिखी गई है, जिसने साबित कर दिया कि खड़ी बोली में भी बड़ी कविताएं लिखी जा सकती है। बहुत ईजी है, अगर आप लोग आसानी से याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। दूसरे नंबर पर है राष्ट्रीयता की भावना। इन कविताओं में अपने देश के प्रति प्रेम और गौरव साफ झलकता है। राष्ट्रीयता की भावना मतलब हमारे राष्ट्र के प्रति जो चीज़ें हैं वो भी खड़ी बोली में लिखी गई हैं। तो कहा गया है कि इसमें जो ऐसी कविताएं लिखी गई हैं जिनमें राष्ट्रीयता की भावना झलकती हो, तो इसमें गौरव जो है, हमारे देश का प्रति प्रेम और गौरव जो है वो साफ झलकता है। कवि ने अपने देश के शानदार अतीत पर गर्व करते थे जो कवि थे, और लेकिन साथ ही वे वर्तमान की गरीबी और पिछड़ेपन से भी दुखी थे। वे लोगों को एकजुट होकर देश की भलाई के लिए काम करने का संदेश देते थे। मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचार करें, आज मिलकर ये समस्याएं सभी। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त जी की कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें, आज मिलकर ये समस्याएं सभी। इसी भावना को व्यक्त करती हैं राष्ट्रीयता की भावना के अंदर। बौद्धिकता और मानवतावाद जो कि तीसरे नंबर बिंदु है, जिसमें कहा गया है कि इस समय की कविताओं में भावनाओं से ज़्यादा विचारों और तर्क को महत्व दिया गया। मतलब जब ये खड़ी बोली का समय दौर चालू हुआ तो इसमें कविताओं में जो भावनाएं थी, भावनाओं से ज़्यादा विचारों और तर्कों को महत्व दिया गया। कवि ने पुराने देवी देवताओं और कहानियों को मानवीय दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिया। जो कविगण थे उन्होंने देवी और देवताओं की जो कहानी थी उनको इन्होंने मानवीय दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए अगर देखें तो राम और कृष्ण जैसे चरित्रों को साधारण मनुष्यों के रूप में चित्रित किया गया, जो संघर्ष करते हैं और मानवता के लिए काम करते हैं। मैथिली शरण गुप्त का यह मानना कि मनुष्यता को सुरक्षा की जननी भी कह सकता हूँ, इस मानवतावादी सोच को दर्शाता है। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी का फिर से एक उदाहरण दिया गया है कि मनुष्यता को सुरक्षा की जननी भी कह सकते हैं,
कहता हूँ यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे कौन कह रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मनुष्यता को सुरक्षा की जननी भी कह सकते हैं, या फिर कह सकता हूँ इस मानवतावादी सोच को हमें दर्शाता है कि यहाँ पर बौद्धिकता और मानवता का चीज़ें हमें देखने को मिलती है। उसके बाद है हमारा घ नंबर का जो बिंदु है, इसमें कहा गया है वर्णनात्मकता और गद्य का प्रभाव। कई कविताओं में घटनाओं या तथ्यों का सीधा वर्णन मिलता है, जिससे वे थोड़ी उपदेशात्मक और निबंध जैसी लगने लगती हैं। मतलब कई ऐसी कविताएं हैं जिनमें घटनाओं और तथ्यों का वर्णन तो हमें मिलता है, जिससे वे थोड़ी उपदेशात्मक और निबंध जो है जैसी लगने लगती है। कभी कभी सौंदर्य का वर्णन भी सिर्फ चीजों के नाम गिनाने तक सीमित रह जाता है। इस वजह से कई कविताओं को आसानी से गद्य, कहानी या निबंध, यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है, मतलब इनको भी रखा जाता है, आसानी से गद्य की तरह पढ़ा जा सकता है, या फिर चाहे निबंध हो या फिर कहानी, तो जो उनकी एक खास पहचान बन गई है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, शायद आप लोगों को पता ही है कि कहानी और निबंध जो है उसे हम लोग गद्य की श्रेणी में रखते हैं। आगे है अंगा नंबर का जो प्रश्न बिंदु है, भाषा और शिल्प में प्रयोग देखने को मिला हमें। तो खड़ी बोली, चूंकि खड़ी बोली कविता के लिए नई थी, कवियों ने इसके व्याकरण और शब्दों को स्थिर करने का प्रयास किया। उन्होंने स्थिर करना मतलब इसके व्याकरण की जो चीज़ें थी और जो शब्द थे उनको एक जगह पर रखने का प्रयास किया। उन्होंने संस्कृत के जो तत्सम शब्दों, अरबी फारसी के शब्दों और बोलचाल के शब्दों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। इसके अलावा उन्होंने छंदों जैसे हरिगीतिका जो है एक छंद है, ठीक है, अलंकारों और काव्य रूपों जैसे प्रबंध काव्य और खंड काव्य में भी नए तरीके से प्रयोग किए गए, जिससे हिंदी कविता को एक नई दिशा मिली। और बात करें निष्कर्ष के तौर पर, तो द्विवेदी युग की खड़ी बोली की कविता ने हिंदी साहित्य के लिए एक मजबूत नींव रखी। इसने न केवल खड़ी बोली को एक कविता की भाषा के रूप में स्थापित किया, बल्कि राष्ट्रीयता, बौद्धिकता और मानवता जैसे नए विचारों को भी जन्म दिया। यद्यपि इनमें कुछ हद तक इतिवृत्तात्मकता, यहाँ पर इतिवृत्तात्मकता का मतलब होता है किसी घटना कहानी, ठीक है, किसी घटना कहानी या विषय का क्रमवार जो वर्णन है, ठीक है, उसको इतिवृत्तात्मकता कहा जाता है। और गद्यात्मकता का मतलब हो गया, इसका मतलब है कि कोई चीज गद्य की तरह है या फिर गद्य की शैली में लिखी गई है। तो यहाँ पर खड़ी बोली की जो कविताएं हैं उनको इसी श्रेणी में रखा गया। और लेकिन इस युग के कवियों ने भाषा, छंद और काव्य रूपों के क्षेत्र में जो प्रयोग किए, उन्होंने आगे चलकर छायावादी कवियों के लिए एक समृद्ध और कलात्मक काव्यधारा का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इस प्रकार द्विवेदी युगीन कविता आधुनिक हिंदी कविता के विकास में एक मील का पत्थर साबित होती है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर कर लें इसी तरह के इंटरेस्टेड वीडियो पाने के लिए। और एक बात है, अगर आप इस पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव एन ऑसम डे।